पढ़नी है। और इसको पढ़ने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या जो RDBMS हम लोग यूज़ कर रहे हैं, डेट इज़ माई SQL सर्वर। देर में भी चांस आपका कोई फ्रेंड, कोई सीनियर या कोई रिलेटिव एसक्यूएल पढ़ रहा हो और वो एसक्यूएल सर्वर पे पढ़ रहा हो। ये प्रोडक्ट है ओरेकल का, ये प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का। इस तरह से अलग अलग RDBMS पर एसक्यूएल को पढ़ा जा सकता है। तो हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग माई SQL पे पढ़ने वाले हैं। इसके लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सबसे पहले हमारे पास माई SQL सर्वर का सेटअप होना चाहिए। और जो माई SQL सर्वर का हमारा सेटअप है, ये C++ पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास C++ की जो लाइब्रेरीज हैं, उनका सेटअप भी होना चाहिए। दोनों चीज़ें डाउनलोड करने के लिए कल मैंने आपको बता दिया था कहाँ से डाउनलोड होंगी। उसका URL लिंक भी आपको शेयर कर दिया था। तो ऐसा मान के चलते हैं कि आप लोगों ने दोनों चीज़ें डाउनलोड कर ली होंगी। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो C++ वाला सॉफ्टवेयर है जो आपने डाउनलोड करा है, वो हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो ये वाली फाइल होगी, VC करके कुछ लिख कर आएगा। ये वाली फाइल हमारा C++ का लाइब्रेरी का सेटअप है। तो VC समथिंग करके होगा। तो पहले इस पर डबल क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे इसे। तो यहाँ पर पहली स्क्रीन पर जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, आपको आई एग्री वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। जिनका विंडो 11 है उनके में रन और डू नॉट रन आएगा, रन पे क्लिक करना है। ब्लू स्क्रीन पर लिख कर आएगा स्मार्ट रन, तो रन पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। आ जाइए। यस और नो फिर पूछेंगे, तो यस पे क्लिक कर देंगे। आ जाइए। उसके बाद बैठ जाइए। एसक्यूएल के लिए ना, सेटअप सक्सेसफुल हो गया। क्लोज पे क्लिक कर देंगे। हाँ। तो इस तरह से हम लोगों का C++ का जो सेटअप था वो हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल हो गया होगा। उसके बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो देयर में भी चांस कि आप में से कुछ लोगों के लैपटॉप पर लास्ट में बोले यू नीड टू रीस्टार्ट योर सिस्टम। अगर ऐसा बोल रहा है तो आप रीस्टार्ट कर लें। ठीक है। जिसके में रीस्टार्ट के लिए कह रहा है वो रीस्टार्ट कर दें, जिसके में फिनिश क्लोज कह रहा है, रीस्टार्ट नहीं कह रहा है तो नहीं करें। फिनिश कर दो। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अपने लैपटॉप पे ध्यान दो। मैं क्या बोल रहा हूँ कानों से सुनो, और सामने क्या दिखा जा रहा है उसको करो, तो हो जाएगा। पड़ोसी से पूछोगे उसमें क्या चल रहा है तो भटक जाओगे रास्ते में। चलो, तो अब मान के चलते हैं यहाँ तक सी प्लस प्लस का जो सेटअप था सबने अपना डाउनलोड कर लिया है, और जिसको रीस्टार्ट की जरूरत थी उसका रीस्टार्ट भी हो गया है। अब उसके बाद जो आपने अभी माई सिक्वल 9.3 डाउनलोड किया है सेटअप, आप इस वाले सेटअप पे सिंपली डबल क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगेन अगर आप विंडो 11 चला रहे हैं तो अगेन वो आपसे कहता है रन और डू नॉट रन ब्लू स्क्रीन बैकग्राउंड के साथ, तो वहां पे रन पे आपको सेलेक्ट करना है। जिनके में लिखकर अभी भी आ रहा है कि विजुअल स्टूडियो सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका सी प्लस प्लस अभी इंस्टॉल नहीं है। और जिसने कर लिया है तो उनका सिस्टम रीस्टार्ट उन्होंने नहीं करा है, वो कर लें। क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा तो ध्यान से सुनो ना क्या मैं कह रहा हूँ, क्या हो रहा है। पहला स्टेप था सी प्लस प्लस का सेटअप जो मैंने दिया था उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना। जब वो हो जाएगा तो उसके बाद मैंने बोला था कुछ सिस्टम पे इफेक्ट तब आ रहा है जब रीस्टार्ट कर ले रहे हो, और कई लोगों को उसी समय कहा जा रहा है यू नीड टू रीस्टार्ट। कुछ लोगों के लैपटॉप में ये लिखकर नहीं आ रहा, सीधा क्लोज और फिनिश का ऑप्शन आ रहा है, आप उसे कर दो। उसके बाद फिर आप इस वाले माई सीक्वल के सेटअप को इंस्टॉल करेंगे। अगर डबल क्लिक करने के बाद पहली स्क्रीन ये आ जाती है ऑल इज वेल। अगर ये स्क्रीन नहीं आती है और एक छोटा डायलॉग बॉक्स बनकर आ रहा है उस पर लिख कर आ रहा है कि सी प्लस प्लस की डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब आपका सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है। अगर कर लिया तो सिस्टम रीस्टार्ट कर लो एक बार। हो गया आपका। तो आपने डाउनलोड ही गलत कर लिया है, ये वो डाउनलोड ही नहीं हुआ है जो चाहिए था।
तो अपने 8 12 कर रहे हैं। 15 वाला करना था आई गेस। देखो, 15 से 22 वाला करना था। आपने 8 वाला कर लिया है। पुराना वाला आ गया आपके में, और कुछ नहीं है। इसका सही है। पकड़ो। तुमसे नहीं हो रहा था अपने आप। तुम्हें खुद करना था यार। चलो बहरहाल जो भी है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो पहली स्क्रीन आपकी ये आएगी, जहाँ पर आई एक्सेप्ट द टर्म करना है, इस पर क्लिक कर दिया। देन नेक्स्ट पे बढ़ेंगे आगे। जो लोग जब यहाँ पे डाउनलोड करने जा रहे हैं माई सीक्वल के लिए, तो यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद वो जो अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है, अकाउंट नहीं बनाना है, नो थैंक्स पे क्लिक कर देना है। तो कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। बहरहाल अब अगली स्क्रीन जो आ रही है, उस स्क्रीन पर आपको 3 तरह के इंस्टॉलेशन ऑप्शन आ रहे हैं, टिपिकल, कस्टम और कंप्लीट। टिपिकल का मतलब है जो बेसिक फीचर्स हैं माई सीक्वल के, उनके साथ ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। कस्टम का मतलब है कि अगले स्टेप में आप सेलेक्ट करेंगे क्या क्या फीचर आपको चाहिए। कंप्लीट का मतलब है जितने भी फीचर अवेलेबल है माई सीक्वल के अंदर, सारे हमें मिल जाएंगे। अब कंप्लीट में हम जा सकते हैं, बट कंप्लीट के साथ अगर हम जाते हैं तो हमारा मेमोरी यूसेज हाई होगा। कुछ ऐसे फीचर हैं जिनको हमें ज़रूरत नहीं है, वो भी हमारे सिस्टम पे आ जाएंगे। कस्टम पे जाएंगे तो हमारे सामने जो ऑप्शंस नज़र आएंगे हम उनको जानते ही नहीं होंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ही नहीं माई सिक्वल क्या होता है। तो एक एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके लेकर आना हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। तो टिपिकल में ऑलरेडी इन्होंने एक बंडल बना दिया है जो बेसिक फीचर्स हैं, जिसके साथ हम प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। तो हम टिपिकल के साथ अपना आगे बढ़ेंगे, तो इस पर क्लिक कर दिया, टिपिकल। अगली वाले में कुछ नहीं करना है, सिंपल इंस्टॉल कर देना है। वेट करेंगे, ये आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। यस और नो पूछ रहा है तो यस करेंगे। रन और डू नॉट रन पूछ रहा है तो रन पे क्लिक करेंगे। टिपिकल करना है, टिपिकल। अब यहाँ तक आपका इंस्टॉलेशन जब आ जाएगा तो अगला स्टेप आ रहा है माई सीक्वल कॉन्फ़िगरेटर। माई सीक्वल कॉन्फ़िगरेटर का मतलब ये है कि जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि हमारा जो RDBMS होते हैं, चाहे हम माई एसक्यूएल करें या पोस्ट करे करें या कोई सा भी करें, ये मल्टी यूजर सपोर्ट करते हैं, जो कि एक्सेल के अंदर चैलेंजिंग होता है। तो अब जब हम कोई भी अपना टेबल बनाएंगे या कोई भी डेटा स्टोर करेंगे माई एसक्यूएल के अंदर, तो हमें बताना पड़ेगा कि किस यूजर ने ये काम करा है हमारा। तो आप अपने माई सीक्वल के अंदर डायरेक्टली डेटा स्टोर नहीं कर सकते, पहले आपको एक यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। बिना यूजर बनाए आप इस पे काम नहीं कर पाएंगे। इट इज लाइक फेसबुक पर अगर कोई पोस्ट आई है तो किसी यूजर ने डाली होगी, ऐसा नहीं हो सकता यूजर है ही नहीं पोस्ट आ गई, है ना। सेम कहानी यहाँ पर है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेटर है ये कह रहा है कि इनिशियल स्टेज में एक यूजर अभी आपका क्रिएट कर दिया जाएगा, लेटर ऑन आप जितने चाहें उतने यूजर और क्रिएट कर सकते होंगे। तो यहाँ पे अब आगे जब बढ़ेंगे तो पहला यूजर क्रिएट करने के ऑप्शन आएंगे। बाय डिफॉल्ट जो हमारा पहला यूजर बनता है माई एसक्यूएल के अंदर, उसका यूजर नेम आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। उसका यूजर नेम प्री डिसाइडेड है, रूट, ROOT। आपको सिर्फ पासवर्ड बताना होगा कि इस यूजर का पासवर्ड क्या देना चाहते हो। जब रूट यूजर बन जाएगा तो रूट यूजर से लॉगिन करने के बाद आप जितने चाहें उतने यूजर अपने पसंद के नाम और पासवर्ड जो रखना चाहें वो रख सकते होंगे, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, कॉन्फ़िगरेटर पे फिनिश करेंगे, वेट करना है ना। कई बार ये स्क्रीन लॉन्च होने में टाइम लग जाता है,
डिपेंड करेगा आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कुछ ऐसा भी देखा गया है, जैसे मैं माई सिक्वल 9.3 चला रहा हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि 9.3 आपके करंट विंडोज के साथ कंपैटिबल ना हो, तो आप 9.3 की जगह फिर 9.2 या 9.1 को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर ये नहीं होता है तो। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया हमने। अब यहाँ पर ही हमें बता रहा है कि जब आप माई सिक्वल के अंदर अपना डेटा स्टोर कर देंगे, तो वो परमानेंट स्टोर हो गया होगा माई सिक्वल के अंदर। अब मान लो मैंने सिस्टम शट डाउन कर दिया, तो डेट मीन्स मेरे लैपटॉप में ही कहीं रखा होगा डेटा। तो लैपटॉप में कोई भी डेटा कहीं रखा है तो किसी फोल्डर के अंदर किसी फाइल में रखा होगा हमारा। तो माई सिक्वल यहाँ पर हमें बता रहा है कि ये वो लोकेशन है जहाँ पर आपका डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करा जाएगा। तो हमें इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो आ रहा है वो आने देते हैं। इवन ये जो लोकेशन है, ये हिडन लोकेशन होगी आपके लैपटॉप में। आपको ये फोल्डर देखेगा ही नहीं आपके लैपटॉप में कहाँ है, ऑलरेडी हाइड कर दिया गया है, सिक्योर फोल्डर है ये। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट, तो आपको चेंज नहीं करना है, सिंपल नेक्स्ट पे आना है। अब यहां पर इस स्क्रीन में आपको सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है। वो क्या है कि मान लीजिए मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी एक माई एसक्यूएल पहले से इंस्टॉल्ड है, माई सीक्वल का पुराना वर्जन कोई 8 वाला मान लो इंस्टॉल है। अब मैं उसको अनइंस्टॉल नहीं करना चाहता, मैं उसी लैपटॉप पर माई सीक्वल 9 इंस्टॉल कर रहा हूँ, दोनों को मैं पैरेलली मेंटेन करना चाहता हूं। तो अब एक लैपटॉप पर दो माइसिक्वल इंस्टॉल होने के लिए आपको पोर्ट नंबर चेंज करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट माइसिक्वल फर्स्ट टाइम जब इंस्टॉल होगा तो उसका पोर्ट 3306 होगा। अगर आप दोबारा से इंस्टॉल कर रहे हैं दूसरे वर्जन का, तो डिफॉल्ट पोर्ट उसका भी 3306 लिख कर आएगा, लेकिन आपका नेक्स्ट बटन डिसेबल होगा और आप क्या करेंगे, इस पोर्ट को यहाँ पर चेंज करेंगे। ठीक है, तो पोर्ट नंबर बेसिकली करता क्या है, किसी भी एक लैपटॉप पर जितने भी सर्वर इंस्टॉल्ड हैं, हर सर्वर की आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे इमेजिन करो आप एक हॉस्टल में रह रहे हो, तो हॉस्टल का एड्रेस सारे स्टूडेंट के लिए एक ही है, लेकिन इंडिविजुअल स्टूडेंट तक पहुंचने के लिए रूम नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो इसी तरह से एक लैपटॉप का आईपी एड्रेस होता है। एक लैपटॉप पर मैंने 4 सर्वर इंस्टॉल कर लिए, माई सिक्वल भी कर लिया, पोस्ट ग्रे भी कर लिया, ऑरेकल का भी कर लिया, और बहुत सारे कर लिए। अब सबका आईपी एड्रेस तो एक ही निकलेगा क्योंकि लैपटॉप तो एक ही है हमारा। तो कैसे पहचानोगे, नाम से नहीं पहचानते हैं। तो किसी भी सर्वर की पहचान उसके नाम से नहीं होती है, उसके पोर्ट नंबर से होती है। तो ये पोर्ट नंबर आपका है 3306। इसकी जरूरत फिलहाल आज तो हमें नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कनेक्टिविटी करनी होगी। अगर आप जावा से अपना माई एसक्यूएल को कनेक्ट करेंगे तो ये पोर्ट नंबर आपको बताना पड़ेगा जावा के प्रोग्राम में। आप पाइथन से कनेक्ट करेंगे तो पाइथन के प्रोग्राम के पोर्ट नंबर बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद चेंज कुछ नहीं करना है, नॉलेज है कि हाँ माई एसक्यूएल को हमने 3306 पोर्ट पर इंस्टॉल किया है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये हमसे पूछ रहा है कि भाई जो हम पहला यूजर बना रहे हैं उसका नाम तो रूट रख दिया है, आप उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड बता दो क्या रखना चाहते हो। तो अब देखो यहाँ पे समस्याएं क्या आती हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारे पासवर्ड पहले ही आ चुके हैं। किसी के 4 बैंक अकाउंट है, चारों के पासवर्ड मोबाइल के अलग, इंटरनेट बैंकिंग के अलग। फिर उसके बाद पता नहीं जीमेल का पासवर्ड, फेसबुक का पासवर्ड। इवन ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका ब्राउजर लॉगिन ही रहता है, अगर लॉग आउट हो गया तो फिर याद नहीं उन्हें पासवर्ड क्या है उनका, है ना। एक और आ गया पासवर्ड, अब इसका भी याद रखो। तो मैं अपना पासवर्ड आपको बता देता हूँ, अगर मैं भूल जाऊंगा तो आप मुझे याद दिला देना। ROOT। तो मैंने पासवर्ड रूट रखा है लोअर केस में, मैं भूल जाऊंगा आप मुझे याद दिला देना। आप भी यही रख लो, आप भूल जाओगे तो मैं आपको याद दिला दूंगा, है ना। ROOT। ठीक, बाकी कुछ और रख के देख लो, 15 दिन बाद पूछेंगे क्या पासवर्ड है। और अगर कोई भूल गया पासवर्ड, तो इसका फिर एक ही समाधान है, अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करना। फिर पासवर्ड आप इसको बदल नहीं सकते बिना अनइंस्टॉल करे। तो इसलिए कोई ऐसा पासवर्ड ना दो जिसके भूलने के चांस ज्यादा है। यूजर नेम रूट, पासवर्ड रूट, बाकी आपकी मर्जी जो रखना चाहो रखो। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करा।
यहाँ पे हमें कोई फिलहाल चेंज नहीं करना है, सिंपल आगे बढ़ते हैं। परमिशन, जब हम MySQL को इंस्टॉल करेंगे तो सी ड्राइव के अंदर ये कुछ फोल्डर बनाएगा, कुछ फाइल्स क्रिएट करेगा, तो उसके लिए आपको परमिशन चाहिए होगी। तो आप वो परमिशन इसको ग्रांट कर रहे हैं, तो पहला वाला ऑप्शन यही है, ग्रांट फुल एक्सेस। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, कोई चेंज नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये सारे सीक्वेंस में आपके एक्शंस परफॉर्म होंगे जब आप एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये रेडियो बटन नहीं है, इनको सेलेक्ट नहीं करना है, ये सिंपल मार्कर है ना। आपको सिंपली एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करना है और एक एक पॉइंट चेक होता चला जाएगा जब वो इंस्टॉल हो जाएंगे। जिनके लैपटॉप में एसएसडी लगी है उनका लगभग इतने टाइम में हो जाएगा, और जिनके में एसएसडी नहीं लगी है थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, 2 से 3 मिनट और लग जाएंगे बस। तो वो जैसा मांग रहा थे तो ऐट मत लगाना बस पासवर्ड में। अगर आप मैकबुक चला रहे हैं तो देयर में भी चांस कि वो सिंपल 4 कैरेक्टर का पासवर्ड एक्सेप्ट ना करे, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर आपसे मांगेगा, जिसमें अपर केस, लोअर केस, स्पेशल सिंबल हो। अगर मैक चला रहे हैं आप तो ऐट सिंबल पासवर्ड में मत देना, बाकी आप कोई और सिंबल अंडरस्कोर लगा लो, डॉलर लगा लो, हैश लगा लो, बट ऐट मत लगाना। क्योंकि आगे चलकर हम जब पाइथन के साथ कनेक्टिविटी करेंगे तो वहां पर ऐट सिंबल का एक अलग मीनिंग है पाइथन में, तो वो फिर कॉन्फ्लिक्ट करेगा और फिर आपको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा उस समय। यहाँ तक होने के बाद सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, देन फिनिश, इंस्टॉलेशन डन। तो इस तरह से विंडोज सिस्टम पर पहले सी प्लस प्लस का सेटअप इंस्टॉल करना है, उसके बाद माई सीक्वल का सेटअप इंस्टॉल करना है। चेंज कहीं कुछ नहीं करना था, जो डिफॉल्ट सिलेक्शन थे उन्हीं के साथ कंटिन्यू हो गए। मैक में सी प्लस प्लस को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बिना उसके ही मैक में आपका इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो अब एक बार मुझे पहले क्लास में कंफर्म कर दो, कितने लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं और उनका नहीं हुआ या हो रहा है। अच्छा पहले बताओ कितनों का हो गया क्लास में। चलो, काफी लोगों का हो गया। अब एक बार 2 से 3 मिनट ले लेते हैं, अगर किसी का हो रहा है प्रोसेसिंग में तो होने देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसा जिसका नहीं हो रहा है, कोई एरर आ रही है, जितना हमने सीखा उतना नहीं हुआ उसका, एक बार देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है, अगर कर पाएंगे सही तो। ऑनलाइन कैंडिडेट्स जितने भी हैं एक बार चैट में कंफर्म कर दो, यहाँ तक हो गया कि नहीं हो गया, अकॉर्डिंगली वेट करना है कि आगे बढ़ना है। चलो, तो लगभग ऑनलाइन में भी 70-80% लोगों का हो गया, बाकी माइट भी थोड़ा टाइम ले रहे होंगे, सिस्टम हार्डवेयर के अकॉर्डिंग, या किसी ने आज ही डाउनलोड करा होगा, अचानक से जागे होंगे हाँ करना तो था भूल गए।
चलो अब एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, लाइक पाइथन, लाइक जावा, लाइक सी, कुछ ना कुछ लिखना होगा उसमें। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं पाइथन लैंग्वेज की, उसमें हमें कुछ लिखना होता है, तो हमें कुछ एडिटर्स चाहिए होते हैं। जैसे आइडल एडिटर पे आप कोड लिख सकते हैं, वीएस कोड पर आप लिख सकते हैं, जुपिटर पे आप लिख सकते हैं, एंड सो ऑन सो ऑन। इसी तरह अगर आप जावा कोडिंग करते हैं तो वहां पर नेटबीन्स एडिटर है, इक्लिप्स एडिटर है, या नोटपैड पे भी लिख सकते हो। इसी तरह से एसक्यूएल लैंग्वेज में भी सम सॉर्ट ऑफ कोड लिखा जाता है। ठीक है। अब वो कोड अगर लिखना है तो उसके लिए फिर से क्या चाहिए, कोई हमें एक एडिटर चाहिए होगा। अब ये जो एडिटर है, इसका अलग से कोई सेटअप नहीं है। ये जो एडिटर है, ये हमारा जो आरडीबीएमएस वेंडर है, यही बनाकर हमें देते हैं। इसका मतलब हम माई एसक्यूएल आरडीबीएमएस यूज कर रहे हैं, तो माई एसक्यूएल की तरफ से ही हमें एसक्यूएल का एडिटर दिया जाएगा। और अगर हम पोस्ट ग्रे वाला यूज कर रहे होते तो पोस्ट ग्रे की तरफ से ही हमें एसक्यूएल का एडिटर दिया जाता। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वाला यूज करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वाले ही हमें एडिटर देते हैं। तो एसक्यूएल का जो एडिटर है जहां पर हम लिखेंगे कुछ, वो एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं होता है। आरडीबीएमएस टू आरडीबीएमएस वो हमारा अलग अलग आता है। ठीक। अब अगर हम बात करें माई एसक्यूएल के केस में, तो माई एसक्यूएल के केस में दो एडिटर इन्होंने हमें देने होते हैं। एक एडिटर का नाम होता है हमारा कमांड लाइन एडिटर, कमांड लाइन एडिटर, और दूसरे का नाम है वर्क बेंच एडिटर, वर्क बेंच एडिटर। कमांड लाइन एडिटर हमारा सीयूआई मोड पे काम करता है। सीयूआई का मतलब है आपको जो भी एसक्यूएल में लिखना है, आपको करेक्टर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी कि कीबोर्ड से सब टाइप ही करना पड़ेगा। जो वर्कबेंच एडिटर है, ये आपका GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ है। इसमें आप लिख भी सकते हैं अपने एसक्यूएल का कोड, और इसमें एक्सेल की तरह कुछ आइकन्स बनकर आते हैं, क्लिक करो काम हो गया, क्लिक करो काम हो गया। जैसे एक्सेल है उसी तरह से पहले से बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्लिक करेंगे सम आ जाएगा, क्लिक करेंगे फिल्टर हो जाएगा, क्लिक करेंगे ये हो जाएगा। लिखने की बजाय क्लिक करने पर आप काम करते हो। बट क्लिक वाली अप्रोच अच्छी नहीं है, क्योंकि वो लर्निंग अप्रोच नहीं रही फिर हमारी, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कमांड लाइन एडिटर से और एंड करेंगे वर्कबेंच एडिटर पर। ये हमारा होता है जीयूआई एडिटर। ठीक है। अब जो लोग मैकबुक चला रहे हैं, तो मैकबुक के अंदर वर्कबेंच एडिटर मिलेगा, मैकबुक के अंदर कमांड लाइन एडिटर नहीं मिलेगा। तो मैकबुक में आपको टर्मिनल पे काम करना होता है, तो यहां पर इक्विवेलेंट होता है टर्मिनल। जो मैकबुक में टर्मिनल होता है, उस पर आप कमांड लाइन वाला काम कर सकते हैं। अभी मैंने आपको जो माई एसक्यूएल का सर्वर इंस्टॉल करवाया है, उसमें आपने पहली स्क्रीन पर तीन ऑप्शन आ रहे थे, टिपिकल, कस्टम और कंप्लीट। मैं टिपिकल के साथ इंस्टॉल कराया था। टिपिकल वाले में वर्कबेंच वाला फीचर नहीं आता है, यानी कि हमारे लैपटॉप में अभी वर्कबेंच एडिटर नहीं आया है। अगर मैं कस्टम पे क्लिक कराता तो उसमें ऑप्शन आता ये चाहिए कि नहीं चाहिए, ये चाहिए कि नहीं चाहिए। और अगर मैं कंप्लीट पे क्लिक करता तो ये भी आ जाता, प्लस और बहुत सारी चीजें आती हैं जो सिस्टम हमारा स्लो कर देते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम आज वर्कबेंच एडिटर पे अभी प्रैक्टिस करना चाहें तो अभी हमारे पास नहीं है, हमें वर्कबेंच एडिटर को अलग से लाना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन हम शुरू करेंगे कहाँ से, अपना कमांड लाइन से। और जब मुझे जरूरत लगेगी तब आपको वर्कबेंच में आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करा दूंगा, और फिर उस पर अपनी प्रैक्टिस की जा सकती है। मैकबुक जो लोग चला रहे हैं, उनके में आज प्रैक्टिस शुरू करने के लिए या तो टर्मिनल का ऑप्शन होगा या फिर वर्कबेंच का ऑप्शन होगा, उनके में कमांड लाइन का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है। चलो अब बात आती है कि सर ये ओपन कैसे होगा, चलेगा कैसे, कहाँ से ऑप्शन आएगा। तो सर्च बार में जाएंगे, सर्च बार में जाकर टाइप करेंगे माई एसक्यूएल कमांड लाइन। जैसे ही आप लिखेंगे माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट, तो दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा यूनिकोड वाला,
एक आएगा विदाउट यूनिकोड वाला। तो दोनों में से किसी पर चला सकते हैं, बट जनरली ये वाला एडिटर हमारा रेकमेंड करते हैं, MySQL 9.3 कमांड लाइन एडिटर सिंपल वाला। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो सबसे पहला चेंज, आपकी जो स्क्रीन आ रही होगी वो बैकग्राउंड ब्लैक और सामने आपका वाइट आ रहा होगा। मैंने अपना कलर कॉम्बिनेशन चेंज किया हुआ है, आप भी अपना चेंज कर सकते हैं। इसका एसक्यूएल से कोई मतलब नहीं है कि कौन सा कलर आपका आ रहा है, हमारा कौन सा आ रहा है। तो जनरली ब्लैक एंड व्हाइट आता है, लाइक ए कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब ये आपसे पासवर्ड पूछ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट जो कमांड लाइन एडिटर है ये सिर्फ और सिर्फ रूट यूजर के लिए काम करेगा। अगर आपने कल को कोई दूसरा यूजर बना दिया तो फिर आप इस कमांड लाइन पर दूसरे यूजर को एक्सेस नहीं दे सकते। तो अगर कोई और यूजर बनाया आपने तो उसके लिए या तो आप वर्क बेंच पे जाएंगे या फिर अपने कंप्यूटर का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। तो यानी कि हम माई एसक्यूएल में अगर हम एसक्यूएल की प्रैक्टिस कर रहे हैं विंडोज प्लेटफॉर्म पर, तो हम सीधा कमांड लाइन पे भी काम कर सकते हैं, और हम चाहें तो अपने कमांड प्रॉम्प्ट को भी एसक्यूएल के एडिटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब रूट यूजर की बजाय किसी और यूजर पे मुझे डेटा पे काम करना है, तो मैं उस कमांड लाइन से काम नहीं कर सकता, फिर मुझे अपने सिस्टम का कमांड वाला चाहिए होगा। ठीक है, मैं दोनों तरह से आपको बता दूंगा कैसे करते हैं। पहले इस वाले से करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड देना रूट यूजर का। ठीक है, तो मुझे अपना पासवर्ड भी तो याद है, रूट है। अब मान लो गलती से मैंने कुछ और लिख दिया, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि ये हमें ये नहीं बताएगा इनवैलिड पासवर्ड और दोबारा एंटर करो, ये इस तरह से गायब हो जाएगा। आपको पहला इंप्रेशन आएगा कोई वायरस तो नहीं आ गया मेरे लैपटॉप में, कोई दिक्कत तो नहीं आ गई, कुछ नहीं हुआ है। सिंपल इसका मतलब है कि आपने पासवर्ड गलत एंटर कर दिया है। पहली बार में आप मानोगे नहीं कि नहीं सही करा है हमने तो, क्योंकि हम इंसान है, गलती मानते नहीं अपनी। लेकिन पहली बार में यही होगा कि आपने पासवर्ड गलत दे दिया है। ठीक है, अब दोबारा चलाएंगे, इस बार सही दोगे तो आपका वेलकम कर दिया जाएगा। हो गया आपका वेलकम। तो जिस कंपनी ने ये बनाया है उसका नाम लिख कर आ रहा है, आने तो क्या दिक्कत है, ऑरेकल लिख कर आ रहा है। और अभी ये हम सिक्वल सर्वर पे प्रैक्टिस कर रहे होते तो ऑरेकल की जगह माइक्रोसॉफ्ट लिख कर आता है यहाँ पर, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। ठीक है, तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसने बनाया कैसे बनाया। चलो, तो अब यहां से हम लोग कनेक्ट करना सीख जाते हैं, कैसे कनेक्ट करेंगे। अब कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे कनेक्ट करते हैं एक बार उसको बता देते हैं, ताकि कल को किसी दूसरे यूजर के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो हम कर पाएंगे। तो अब सर्च बार में जाके फिर से लिखेंगे CMD, यानी कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहां पर आपको अपने लैपटॉप में एक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, तब आप यहां से चला पाएंगे। एक बार ट्राई करके देखो, हो सकता है कि कुछ वर्जन में वो कॉन्फ़िगरेशन अपने आप कर दी गई हो। यहाँ लिखो MySQL-U स्पेस -P, यू के बाद यूजर नेम रूट, फिर स्पेस देके -P। तो इस कमांड से आप बता रहे हो कमांड प्रॉम्प्ट को कि हम माई सीक्वल में एंटर होना चाहते हैं विद यूजर नेम रूट, और पासवर्ड जैसे मैं एंटर करूंगा मुझसे पूछेगा कि बताओ भाई पासवर्ड क्या है। अब देखो मेरे में एरर आ रही है कि माई सीक्वल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। आई गेस आप सबके में भी सेम एरर आ रही होगी इस तरह की। अगर आप विंडोज चला रहे हैं तो इस तरह की एरर आपकी आ रही होगी। तब मुझे क्या करना होगा, पहले मुझे अपने माई सीक्वल को अपने विंडोज प्लेटफॉर्म के साथ रजिस्टर करना होगा, सो डैट मैं उसको कमांड प्रॉम्प्ट से एक्सेस कर पाऊं। ठीक है, तो अब ये स्टेप कैसे करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर देंगे।
सर्च बार में जाएंगे और हमें अपने कंप्यूटर में मेक श्योर जो मैं बताने जा रहा हूं इट इज ओनली फॉर विंडोज प्लेटफॉर्म, नॉट फॉर मैकबुक। मैकबुक में टर्मिनल पे ही आपको चलाना है सेम कमांड लिखकर, ठीक है, जो अभी लिखी थी हमने। तो अब यहां लिखेंगे ENB। ENB का साउंड होता है एनवायरमेंट वेरिएबल्स। ENV का साउंड है एनवायरमेंट वेरिएबल्स। जैसे ही आप ENV लिखेंगे यहां पर लिखकर आएगा एडिट सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल्स, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ENV टाइप करना है और सामने आपको ऑप्शन ढूंढना है जिसमें लिखकर आएगा एडिट द सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल। ऐसा क्यों होता है कि आप सिंक्रोनाइज नहीं हो पाते? मैंने कुछ बोला फिर आप कुछ कर रहे हो तो क्या उस समय, फिर अचानक जागते हो सर क्या बताया था। अब यहां पर हमने क्लिक करा एडिट सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल। अब यहां पर एक ऑप्शन आएगा एनवायरमेंट वेरिएबल्स का, इस पे क्लिक करेंगे और यहां पर एक ऑप्शन आएगा पाथ, जिसके में आ रहा है वो एडिट पे क्लिक करेगा, जिसके में नहीं आ रहा है ये वो न्यू पे क्लिक करेगा। दोबारा सुन लो, किसी के में अगर पाथ वेरिएबल आ रहा है तो वो एडिट पे क्लिक करेगा, ठीक है, और अगर किसी के में ये वेरिएबल नहीं आ रहा है पाथ लिखकर तो वो न्यू पे क्लिक करेगा। अब जिनके में नहीं आ रहा है पहले उनका बता देते हैं। न्यू पे क्लिक करेंगे तो वेरिएबल का नाम आपको पाथ लिखना है, ठीक है, उसके बाद वैसे ही आएगा जैसा उन लोगों का आ रहा है जिनका पहले से लिखा हुआ है। अब जिनका पहले से लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू पे जाएंगे। उसके बाद ब्राउज। अब जिन्होंने पहली बार बनाया था पाथ लिखकर वहां भी ब्राउज का बटन आ रहा था, ब्राउज पे क्लिक करेंगे और ऐसे ही यहाँ पर आप एडिट करने के बाद ही न्यू फिर देन ब्राउज। अब ब्राउज पे क्लिक करने के बाद अपने लैपटॉप की सी ड्राइव में जाना है। कैसे जाओगे, ढूंढो कैसे जाओगे। दिस पीसी से, दिस पीसी के अंदर सी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स एक फोल्डर होगा। प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर के अंदर माई सिक्वल नाम का एक फोल्डर बना होगा। माई सिक्वल के अंदर माई सिक्वल सर्वर नाम का फोल्डर होगा। माई सिक्वल सर्वर के अंदर बिन नाम का एक फोल्डर होगा। इस बिन को क्लिक कर दो, देन उसके बाद ओके। कुल मिलाकर चेक कर लेना ये लिखकर आ गया या नहीं आ गया। हाँ जूम कर देते हैं। ये मेरे सिस्टम की लोकेशन है, मोर और लेस आपके सिस्टम में भी यही लोकेशन होगी, ठीक है। सी प्रोग्राम फाइल्स माई एसक्यूएल सर्वर 9.3/bin, ये पाथ लिखकर आ जाना चाहिए। ये लिखकर आ गया, देन उसके बाद ओके, देन वन बाई वन जो विंडो थी सबको ओके कर देना है।
उसके बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट को दोबारा ओपन करेंगे सिस्टम के सर्च बार में जाके, कमांड प्रॉम्प्ट, और लॉगिन करने की कमांड फिर लिखेंगे यहाँ पर, माई एसक्यूएल स्पेस डैश, डैश जो माइनस वाला साइन है वही है, यू, यू का मतलब यूजर नेम का साउंड है, स्पेस, जिस यूजर नेम पे लॉगिन करना चाहते हो उसका नाम, हमने कहा रूट यूजर, फिर स्पेस डैश पी, पी का मतलब है पासवर्ड पूछना, उसके बाद एंटर कर देंगे। अब देखो ये पहले एरर आ रही थी, अब पासवर्ड पूछ रहा है, तो हमने पासवर्ड रूट दे दिया, और वेलकम यहाँ भी हो गया हमारा। तो इस तरह से अगर आप कमांड लाइन से प्रैक्टिस करना चाहते हैं माई एसक्यूएल पर, दो तरीके हैं। पहला तरीका हो गया डायरेक्ट कमांड लाइन एडिटर माई सीक्वल की तरफ से दिया गया है, ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, एनवायरमेंट वेरिएबल वाला सीधा आप कनेक्ट हो सकते हो, लेकिन उसकी लिमिटेशन है कि वो सिर्फ रूट यूजर के काम करेगा। कल को आपने अगर और यूजर बना दिए, मान लो एक प्रोजेक्ट पे चार लोग काम कर रहे हैं और चारों अलग अलग यूजर बनाना चाहते हैं ताकि अपना अपना डेटा मैनेज कर पाए, तो फिर उस वाले तरीके पे काम नहीं हो पाएगा। लेकिन जो आपने एनवायरमेंट वेरिएबल में पाथ सेट करा और फिर कमांड लाइन से चलाया, तो यहां पर मेरे पास ऑप्शन है, यू के बाद यूजर नेम जो भी है वो लिख सकते हो। किसी यूजर का नेम मान लो सोनू है, लिख दो सोनू, किसी का मोनू है, जो भी नाम है यूजर का आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों में से कोई तरीका यूज कर सकते हैं। फिलहाल अब हम लोग रूट यूजर पे अपना काम करेंगे, तो हम जो माई सीक्वल का कमांड एडिटर मिला हुआ है उसी के साथ ही फिलहाल कंटिन्यू करने वाले हैं। जब नया यूजर बनाएंगे तब इस पर आएंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको यहां से एग्जिट कर सकते हैं। फिर एग्जिट कर देंगे, पहली बार एग्जिट करेंगे तो माई एसक्यूएल से आप कमांड प्रॉम्प्ट पे कन्वर्ट हो जाएंगे, और दोबारा एग्जिट करेंगे तो फाइनली बाय हो जाएगा। किसी का दूसरा वाला नहीं हुआ है तो उसमें टाइम खराब ना करे, उसमें अपना ज़्यादा एफर्ट ना लगाए, पहले वाला होना जरूरी है, क्योंकि फिलहाल हम 90% पोर्शन इसी कमांड लाइन एडिटर पर अपना स्पेंड करने वाले हैं। मेरे वाले सिस्टम में जो कमांड लाइन एडिटर का टाइटल बार है उस पर एक आइकन बनकर आ रहा है, इस आइकन पर अगर मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पर डिफॉल्ट पे जाता हूं और उसके बाद टर्मिनल पे जाता हूं, तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर चेंज करने का ऑप्शन आ जाता है। तो जो मेरा बैकग्राउंड कलर वाइट आ रहा है और फोरग्राउंड कलर ब्लू आ रहा है, यहाँ से मैंने सेट कर रखा है। अगर किसी को फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो फॉन्ट पे क्लिक करके फॉन्ट साइज यहाँ से अपना चेंज कर सकते हैं, देन ओके करेंगे। पहली बार में इफेक्ट नहीं आता है जनरली, क्लोज करके दोबारा चला लेना, उस पर इफेक्ट आ जाएगा। बहुत से सिस्टम में, आई गेस विंडो 11 में ये आइकन नहीं आता है, तो ऊपर टाइटल बार पे कहीं क्लिक कर दो, राइट क्लिक कर दो, उसके अंदर कोई ऑप्शन आता है, एक बार देख लेना। तो सिर्फ फॉर्मेटिंग का एक तरीका बताया, अब आप अपने अपने लैपटॉप के हिसाब से देख लेना, क्योंकि ये थोड़ा अलग होता है। विंडो 7 में अलग है, विंडो 10 में ऑप्शन अलग है, विंडो 11 के ऑप्शन अलग है।
नहीं, मैं देखो कहीं आता होगा। देखना पड़ेगा एक बार, नेट पे देखना पड़ेगा। बताओ सर। नहीं तो दोबारा चलाओ ना क्लोज करके, उसमें नए वाले में इफेक्ट आएगा। विंडो 11 में शायद नहीं आता है। विंडो 10 में तो ये आता है, 11 का एक बार चेक करना पड़ेगा। उसमें भी नहीं था। तो एक बार देख के बताऊंगा, है ना। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज में। और जो डाउनलोड कराए, आप एक काम करो, डायरेक्ट करो। नहीं, आपका 2019 वाला चाहिए। और ये जो आपका है ना, ये 2022 वाला है। थोड़ा सा पुराना वाला डाउनलोड करना है। एक बार इसको ना दूसरा दूसरा डाउनलोड करके देखना। अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऑफिस वालों से कराना पड़ेगा, हाँ उन्हीं से करा लेना फिर। क्या हुआ? क्या? क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा। नहीं, विंडो 11 में नहीं आ रहा है ना ऑप्शन, 10 तक ही है वैसे। 11 में एक बार कोई दूसरा तरीका होगा, एक बार देखेंगे अगर कुछ मिल जाएगा तो। हाँ, देखेंगे एक बार का। 11 में ही आया है, 10 में तो कुछ था नहीं। 10 में तो सही है। चलो ठीक है। तो भाई, यहाँ तक आई गेस काफी लोगों का हो गया है, ठीक है। विंडो 11 में जो कलर चेंज करने का ऑप्शन है, एक बार आप अपने लेवल पर देख लेना, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट ऐसा कोई आइकन नहीं आ रहा है। और ऐसा कोई डिफॉल्ट करके नहीं आ रहा है, कोई और ऑप्शन होगा 11 के अंदर, एक बार आप अपने लेवल पर देख लेना। जो आपका आ रहा है ब्लैक एंड वाइट, उस पर भी काम कर सकते हैं, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। अब आगे चलते हैं। अब एक बार ये समझते हैं कि जो एसक्यूएल लैंग्वेज है, इस पर कोड कैसे लिखा जाता है ना। तो सिनेरियो ये है कि जब विंडोज कंप्यूटर नहीं आए थे, जैसे आज हम विंडो 11 की बात करते हैं, मैक 16 की बात करते हैं,
तो कभी ऐसा भी होगा ये दोनों थे ही नहीं, लेकिन कंप्यूटर थे। तो सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? आप कह रहे हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था ही नहीं, बट कंप्यूटर होते थे, तो चलते कैसे थे? और मैकबुक भी नहीं होता था, और कंप्यूटर फिर भी होते थे। 1972 में सी बन गई थी, उस समय विंडोज तो था ही नहीं, ना मैकबुक था। तो फिर ये बताओ कि सी लैंग्वेज लोगों ने बना दी, लैपटॉप पे बनाई होगी, लोगों ने पढ़ ली, लैपटॉप पे पढ़ी होगी। इसका मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू होने से पहले कोई और भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते होंगे। तो उनमें से एक का नाम आपने लिया, यूनिक्स। यूनिक्स का ही एक मॉडिफाइड वर्जन लिनक्स आया, जीयूआई वाला। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, वहां पर ज़्यादातर काम किए जाते थे। तो 60s 70s में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली यूज होता था। उसके बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम और आया माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, डॉस नाम से, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस के नाम से इसे जानते हैं, MS डॉस। इवन मैं अपने टाइम का बताऊं तो हमें इसका कोर्स कराया जाता था। आज अगर कोई आपसे कह दे कि विंडोज का कोर्स कर लो, तो मजाक बनेगी कि विंडोज का भी कोर्स होता है कोई, है ना? ये तो अपने आप ही सीख लो, क्लिक करने तो सीखना है। लेकिन कोई ये कह दे कि मैं लिनक्स कर रहा हूँ, तो मजाक नहीं बनती है। जबकि है तो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, और वहां भी क्लिक ही करने होते हैं। तो अब ऐसा क्यों हुआ? विंडोज का कोई कोर्स कर ले तो उसकी मजाक बनती है, लिनक्स का कोर्स कर ले तो बढ़िया माना जाता है, दमदार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी लग रहा है कुछ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिनक्स में जब कोर्स कराया जाता है तो आपको कमांड सिखाई जाती हैं, कमांड्स के थ्रू काम करना सिखाया जाता है। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उसी फैमिली के ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे। जिन लोगों को थोड़ा कम समझ में आ रहा है कि क्या मैं बोल रहा हूं, मैं कुछ करके दिखाता हूँ। जैसे आज आपको फोल्डर बनाना है, तो आज की जनरेशन कैसे बनाएगी? राइट क्लिक, न्यू फोल्डर। बड़ा आसान है सर। आज की जनरेशन क्या आप भी बना रहे हो? हमने कहा ठीक है। अगर 20 साल पहले आपको मैं ले जाऊं, या 25 साल पहले मैं आपको ले जाऊं, जब ये सब विंडोज प्लेटफॉर्म होते ही नहीं थे, सिस्टम बूट करा, पूरी स्क्रीन पहली बार ब्लैक एंड व्हाइट, कुछ कलरफुल दुनिया है ही नहीं, है ना? उस समय हमारे सामने इस तरह का कोई कमांड प्रॉम्प्ट आता था, जो आज हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है। इसी को हम अपने टाइम पर डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते थे। ठीक है। अब यहां पर अगर मुझे फोल्डर बनाने के लिए कुछ लिखना है, तो लिखना है, क्लिक नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। तो अब जैसे अभी मैं सी ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर ड्यूकेट फोल्डर में हूं, अब मुझे डेस्कटॉप पे जाना है, तो अब मुझे यहां पर ऐसे लिखना पड़ेगा। अब मुझे फोल्डर बनाना है, तो मैं लिखूंगा MKDIR। साउंड है मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को ही फोल्डर कहते हैं। ठीक है। MKDIR, और मान लो इसका नाम कर दिया मैंने यहाँ पर टेस्ट। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूंगा, आप देखेंगे कि मेरे डेस्कटॉप पर एंटर करते ही टेस्ट नाम से एक फोल्डर बन जाएगा। ये बन गया। और आज राइट क्लिक, न्यू, बन गया फोल्डर। ठीक है। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि सर अब मुझे इस फोल्डर को डिलीट करना है, तो हम आज कैसे करते हैं? राइट क्लिक डिलीट, राइट क्लिक डिलीट, ऐसे कर दो। और जब ये सब नहीं होता था, RMDIR फोल्डर का नाम, देखो एंटर करते ही आपके सामने टेस्ट डिलीट होता नजर आएगा, गायब। तो सर ये दो चीज सीखनी पड़ी। अगर स्पेलिंग गलत हो गई तो MKDIR में कोई लिखने में गलत हो गया तो नहीं चलेगा, एरर आएगी। देखो, मान लो मैंने यहाँ पर MKDIR में, और सुन लिया मैंने एन, बोला था एम, साउंड सेम आया तो मैं लिख दिया NKDIR, हो सकता है इससे बन जाए। क्या रहा है, ये तो कुछ होता ही नहीं है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं आपसे कहूं, अगर मुझे किसी फाइल को कॉपी पेस्ट करना है, सर कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल C कंट्रोल V किससे करा? हमने कहा माउस से। माउस आते ही नहीं थे पहले, कीबोर्ड आते थे बस। और कीबोर्ड भी अलग नहीं आते थे, पूरा एक सिंगल कंपोनेंट होता था, उसी में मॉनिटर, उसी में कीबोर्ड, अलग से कुछ। ये तो अभी आने लगे हैं अलग से कीबोर्ड, 20 25 साल पहले से, है ना? तो अब अगर आपसे कहा जाए
कि कुल मिलाकर फाइल को कॉपी करना है तो उसके लिए भी ऐसा कुछ लिखना पड़ता है। कॉपी करने के लिए पासवर्ड चेंज करना है सिस्टम का, उसका भी कुछ लिखना पड़ेगा। आपको किसी फोल्डर में कितनी फाइल हैं, आज क्या है, फोल्डर पे क्लिक करा सारी फाइल आ गई। लेकिन पहले कुछ लिखना होता था, लाइक लिस्ट जैसी कमांड होती थी, लिस्ट डायरेक्टरी करके, ठीक है। तो सर ये सब बातें क्यों कर रहे हो? ये सब बातें इसलिए करी जा रही हैं क्योंकि एसक्यूएल आज भी यही है। हम 2025 में जरूर जी रहे हैं, लेकिन एसक्यूएल ने इसी बात को फॉलो करा हुआ है। क्या मतलब है इसका? ये सब जो आप बता रहे हैं, MKDIR, RMDIR, ये सब क्या कहलाती हैं? कमांड्स कहलाती हैं। इन्हें बोलते हैं सिस्टम कमांड्स, नोन एज सिस्टम कमांड्स। तो पहले कंप्यूटर ऐसे चलते थे, जो भी करना है उसकी कमांड होती थी। कमांड होती थी, इतना ही नहीं है, कमांड को लिखने का एक सिंटैक्स होता था कि पहले कमांड का नाम आएगा, उसके बाद ये आएगा। कई कमांड ऐसी होती थी जिनके बाद कई सारे इनपुट लिखने पड़ते थे, जैसे कॉपी पेस्ट की कमांड। तो मान लो कमांड का नाम है कॉपी, अब बताओगे नहीं किस फाइल को, कहां पर, तो दो बात बतानी पड़ेंगी अब मुझे यहाँ पर। तो कई कमांड ऐसी होती थी जिसमें तीन चार इनपुट बताने पड़ते थे। अब आपको लिखना पड़ रहा है, मेहनत लग रही है आपकी, गलती होने के चांस बहुत बढ़ गए अब आपके। इसका मतलब अगर आज भी कंप्यूटर ऐसे चलते रहते तो हर कोई कंप्यूटर चला भी नहीं पाता। इतना कौन लिखेगा? आप तो क्लिक क्लिक आ गए, लोग चलाना सीख गए कंप्यूटर आसानी से। अगर यही दुनिया चलती रहती मुश्किल हो जाता बहुत। अब एसक्यूएल ने कहा कि भाई हम लैंग्वेज जरूर हैं, लेकिन एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर कमांड्स होती हैं। जो भी करना है कमांड्स होंगी उसके लिए। जैसे आपको टेबल बनानी है, कोई कमांड होगी। टेबल में रिकॉर्ड लेकर आना है, कोई कमांड होगी। मुझे टेबल से डेटा लेकर आना है, कोई कमांड होगी। मुझे टेबल में डेटा अपडेट करना है, कोई कमांड होगी। मुझे अपना रूट का पासवर्ड चेंज करना है, कोई कमांड होगी। मुझे एक नया यूजर बनाना है, उसकी भी कमांड होगी। जो भी करना है एसक्यूएल के अंदर, हर काम को करने की क्या होगी? कमांड होगी। अब कोई भी कमांड जब होती है तो उसका एक प्रॉपर सिंटैक्स होता है कि शुरू होगी कमांड, उसके बाद फिर क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, ये सब हमें सीखना होता है। तो पूरे कोर्स में हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, जो भी एक्शन करना है उसकी कमांड क्या है और उसका प्रॉपर सिंटैक्स क्या है। अब यहां पर कमांड को एक दूसरा नाम से जाना जाता है, क्वेरी। तो आप चाहें तो कमांड को क्वेरी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्यू शब्द का मतलब क्वेरी से है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एसक्यूएल में जो भी करना है उसकी एक क्वेरी होगी, और उस क्वेरी का क्या होगा? एक सिंटैक्स होगा। तो आप चाहे क्वेरी शब्द बोलें चाहे कमांड शब्द बोलें, एक ही बात है। बट अगर हम देखें कि ज्यादा अच्छा वर्ड कौन सा होगा, तो कमांड शब्द ज्यादा अच्छा रहेगा। जनरली क्वेरी शब्द को लोग डेटा मांगने के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, कि डेटा मांग रहे हो। तो हम, जैसे आप यहाँ पर आए एडमिशन के लिए, तो आपने क्या करा? इंक्वायरी करी। इंक्वायरी मतलब आप कुछ पूछने आए हो, कुछ मांगने आए हो, बताओ क्या क्या कराते हो, क्या फीस है, क्या कुछ। तो जनरली क्वेरी का जो कॉन्टेक्स्ट आता है, वो लोग ये मानते हैं कि आप कुछ लेने आए हो डेटा, उसके लिए क्वेरी शब्द बोलेंगे। इन जनरल सबको क्या बोल सकते हो? कमांड कह सकते हो। बट अगर हम आज देखें 2025 में कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, तो कम्युनिकेशन इंटरचेंजेबली, कमांड बोलो क्वेरी बोलो एक ही बात है ना? चलो, अब समझ में आ गई कहानी हमारी। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करना होगा उसको समझते हैं। हमें एक आर्किटेक्चर को समझना पड़ेगा, कैसे माई सीक्वल सर्वर के अंदर डेटा हमारा स्टोर होता है। तो अभी तक की पिक्चर क्या है? अभी तक की पिक्चर ये है कि आपका माई सीक्वल सर्वर इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। और इसके अंदर आपका रूट यूजर बन चुका है, ठीक है। इसी तरह से और भी यूजर बनाए जा सकते हैं। बट इनिशियली जो सेटअप हमें मिला है इंस्टॉलेशन पर, वो क्या है वो डिस्कस कर रहे हैं। अब मान लीजिए हमारा कोई एक क्लाइंट है, एग्जाम्पल लेते हैं अमेजन। अब हम अमेजन के लिए अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो हमने क्या करा?
अमेजन के लिए एक टेबल बनाई, और उस टेबल का नाम मोस्ट लाइकली हम ऑर्डर्स रखने वाले हैं, जितने ऑर्डर आएंगे अमेजन के उनको स्टोर करने के लिए। और यहाँ पर ऑर्डर आईडी, ऑर्डर प्राइस, ऑर्डर का लोकेशन, ये सब और बहुत सारे पैरामीटर हैं जो मैंने स्टोर कर लिया। पहला ऑर्डर आया, ये आ गया, दूसरा ऑर्डर ये आ गया, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अब मुझे ही एक और क्लाइंट का प्रोजेक्ट मिल गया, मान लेते हैं फ्लिपकार्ट। अब फ्लिपकार्ट ने कहा भाई हमारे लिए भी एक टेबल बनाओ ऑर्डर्स नाम की। अब मैं, क्वेश्चन मार्क आ गया मेरे सामने, क्योंकि ऑर्डर्स नाम की टेबल तो ऑलरेडी मैंने बना दी है और वो अमेजन के लिए काम कर रही है मेरी। अब फ्लिपकार्ट वाला कह रहा है मेरा भी तो कुछ यही फील्ड है, तो मेरे लिए भी आप टेबल बनाओ ऑर्डर्स नाम की। अब कैसे बनाए, एक नाम की तो बन गई है, दूसरे। अब अमेजन वाला ऑर्डर्स टेबल में कितने कॉलम बनवा रहा है वो अलग हो सकता है, फ्लिपकार्ट वाला हो सकता है कॉलम के नाम अलग रखवा रहा है और नंबर ऑफ कॉलम कम ज्यादा हो सकता है इसके अपना रिक्वायरमेंट। अब आप कैसे काम करोगे, फिर तो आप एक से मना करोगे, या तो ये कहो कि भाई ऑर्डर्स टेबल नहीं बनेंगे किसी और नाम से बनवा लो। लेकिन ये कह रहे नहीं, हमारे आगे के जो और एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल ऐप है हमारी, उनमें इसी नाम से चल रही है, तो हम नाम चेंज नहीं करा सकते। अब इस समस्या का समाधान निकाला गया। माई एसक्यूएल के अंदर कभी भी डायरेक्ट यूजर डेटा स्टोर नहीं कर सकता, तो फिर क्या करेगा, उसके लिए एक टर्म आया कि आप क्या करेंगे, एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो एक टर्म आता है डेटाबेस का। अब ये डेटाबेस के अंदर आपने क्या करा, टेबल बना दी ऑर्डर्स नाम की अमेजन के लिए। इसके अंदर आपने अपना जो डेटा स्टोर करना था वो कर दिया, और ये आपका अमेजन के लिए काम कर रही है मान लीजिए। अब मान लो कल को फ्लिपकार्ट वाले आ गए आपके पास और आपको ही मिल गया उनका प्रोजेक्ट, तो अब आपको क्या करना है, सिंपली एक और डेटाबेस बनाना है, जितनी भी टेबल अब अमेजन के लिए हैं वो इसी डेटाबेस में बनाओ। अब दूसरा क्लाइंट आ गया तो उसके लिए दूसरा डेटाबेस क्रिएट कर लो, और इस दूसरे डेटाबेस के अंदर आप सेम नाम की टेबल बनाओ, अलग नाम से बनाओ, वो मैटर नहीं करता। तो इस तरह से किसी भी यूजर के अंदर डायरेक्ट टेबल में डेटा नहीं आएगा, पहले आपको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। वो डेटाबेस आपके क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है, अगर हम इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो। ठीक है। अब ये आपका दूसरे वाले के लिए हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। तो इस तरह से पहले हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, डेटाबेस के अंदर फिर आप जितनी चाहें उतनी टेबल बना सकते हैं। एक डेटाबेस के अंदर सेम नेम की टेबल अगर बन गई है तो दोबारा नहीं बना सकते, लेकिन वही यूजर एक डेटाबेस और बना ले फिर उसके अंदर सेम नेम की टेबल अपना बना सकता है। तो अब मान लो आपके जितने भी क्लाइंट चल रहे हैं सबका डेटा एक ही डेटाबेस में आपको नहीं रखना चाहिए, आपको हर क्लाइंट का अलग अलग डेटाबेस बनाकर सेपरेशन करना चाहिए। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि अभी हम क्या करने वाले हैं, हमने कहा अभी हम सबसे पहले डेटाबेस बनाएंगे। तो सर आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे, कोई क्लाइंट वगैरह तो है ही नहीं। हमने कहा मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊंगा वो देखता हूँ। जैसे अभी 2:30 मैंने आपका बैच स्टार्ट किया, तो आपके वाले बैच में मैं जो भी प्रैक्टिस कराऊंगा, डेटा रखूंगा, वो ये रहा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सर और भी बैच आप पढ़ा रहे होगे, और उसमें भी आप अगर सेम नेम की टेबल बनाना चाहो तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो जाएगा, उसमें तो आपने हमारा डेटा रख दिया। तो मैं क्या करूंगा, दूसरे बैच का डेटाबेस उसके नाम से बना दूंगा, और जब वो बैच आएगा तो इस डेटाबेस से प्रैक्टिस करूंगा मैं। तो इस तरह से मैं अपने लिए डेटाबेस का इस्तेमाल कैसे कर रहा हूँ, हर बैच के लिए अलग अलग डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ, और उस बैच के लिए जितनी टेबल होंगी हम उसी डेटाबेस के अंदर बनाएंगे, सो डैट कॉन्फ्लिक्ट हमारा ना हो। अब आती है बात कैसे क्रिएट कमांड होती है। एसक्यूएल की जो कमांड है, अच्छी बात यह है
केस सेंसिटिव नहीं है। किसी का मन अगर ऐसे कर रहा है तो कर सकता है, कोई एरर नहीं है। जबकि बाकी लैंग्वेजेस जो अभी तक कभी आपने एक्सपीरियंस करी होंगी, लाइक पाइथन, जावा, सी, वो सारी लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव होती थी। अगर लैंग्वेज ने कहा कि ये चीज लोअर में लिखनी है तो लोअर में ही लिखनी है, अगर आपने कैप्स में लिख दी तो एरर आएगी, एंड वाइस वर्सा। HTML और SQL, ये दो लैंग्वेज ऐसी मिली हैं अभी तक जो ये कहती हैं किसी भी केस में लिख दो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कोई सी प्रैक्टिस कर लो, फर्क नहीं पड़ता। तो मैं लोअर केस की कर देता हूँ, क्रिएट। अब क्रिएट कमांड से हम अपने RDBMS के अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, कई सारी एंटिटीज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, यूजर क्रिएट कर सकते हैं, व्यू क्रिएट कर सकते हैं, इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, प्रोसीजर, फंक्शन, ट्रिगर। तो बहुत सारी चीजें होती हैं डेटाबेस के अंदर जिनको क्रिएट कमांड से क्रिएट किया जा सकता है। तो क्रिएट के बाद आपको वो एंटिटी बतानी है जिसको अभी आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, डेटाबेस। और अगर मुझे टेबल बनानी होती तो मैं लिखता क्रिएट टेबल। अगर मुझे इंडेक्स बनाना होता तो लिखता क्रिएट इंडेक्स, क्रिएट यूजर, क्रिएट व्यू। तो इस तरह से एक ही कमांड है क्रिएट, जिससे अलग अलग डेटाबेस एंटिटीज को क्रिएट किया जा सकता है। क्रिएट देन डेटाबेस, फिलहाल हम डेटाबेस बनाने जा रहे हैं। उसके बाद स्पेस देकर डेटाबेस का नाम, किस नाम से आप बनाएंगे। तो मैं आपके बैच के नाम से बना लेता हूं, मान लो कर दिया मैंने 2:30 PM। आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि जिस नाम से मैं बना रहा हूं आप उसी नाम से बना लो, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको जो भी सिखा रहूंगा, मैंने क्या करा है उसके अकॉर्डिंग आपको सिखा रहूंगा। आपने कुछ और कर रखा है तो आप थोड़ा इधर उधर भटक जाओगे, बोलोगे सर हमारे में ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। तो आप पैरेलली अपना कोई और बना लो, बट वो जरूर बनाओ जो मैं क्लास में कर रहा हूँ। उसके अलावा प्रैक्टिस करने के लिए आप घर जाके जितने चाहे उतने डिटेल्स बना लेना अपना। उसके बाद हर कमांड जो आपने लिखी है उस कमांड को एक डेलीमीटर से टर्मिनेट करना होता है, और वो डेलीमीटर होता है सेमीकोलन। तो जितनी भी कमांड्स हम लिख रहे हैं हर कमांड को सेमीकोलन से टर्मिनेट करना होगा। तो टेक्निकली इसका नाम होता है डेलीमीटर, डेलीमीटर, ठीक है। पर्पस क्या है इसका? इसका पर्पस है एंड ऑफ क्वेरी, एंड ऑफ कमांड। मतलब इसके आगे आप कुछ भी लिखोगे तो वो इसका हिस्सा नहीं है, वो एक दूसरी कमांड मानी जाएगी, ठीक है। तो किसी भी कमांड को जो जो आप उसमें वर्ड यूज कर रहे हैं वो उसी कमांड का हिस्सा माने जाएंगे। कब तक? जब तक सेमीकोलन ना आ जाए। अगर ये आ गया और इसके बाद आपने फिर से कुछ लिखा तो ये अलग कमांड मानी जाएगी, ये अलग कमांड मानी जाएगी। दो अलग अलग एक्शन हो गए। तो एक एक्शन के लिए एक कमांड होती है। एंटर करेंगे, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मान लो मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती, कुछ गलत मैं लिख देता, तो कोई चेक करने वाला है क्या यहाँ पर कि मैं गलत लिख रहा हूँ कि सही लिख रहा हूँ, या बस एंटर करो और हो ही गया? कोई तो होगा चेक करने वाला। जैसे मान लो मैंने फिर से लिखा क्रिएट डेटाबेस, मान लो एक 3 PM नाम से बना दिया, मैंने गलती करी है। क्या गलती करी है? अब एज ए ह्यूमन मैंने गलती कर दी, ये चेक करने के लिए कौन चेक करना है? कोई है चेक करने वाला कि नहीं, या जो लिख दो सब सही है? सर कोई तो है चेक करने वाला, सही तो नहीं है, सही लिखोगे तभी सही है। जिस तरह से पाइथन लैंग्वेज में इंटरप्रेटर होता है जो लिखा उसको चेक करने के लिए, गलतियां निकालने के लिए, सी लैंग्वेज में कंपाइलर होता है, इसी तरह से एसक्यूएल के अंदर एसक्यूएल इंजन होता है। एसक्यूएल इंजन, एसक्यूएल इंजन इज सेम एज, अगर आपने पाइथन पढ़ी है तो इंटरप्रेटर, आपने सी पढ़ी है तो कंपाइलर, और आपने कुछ नहीं पढ़ा है पहली बार पढ़ रहे हो तो ये वो कंपोनेंट है जो आप एसक्यूएल में लिखते हो, उसकी गलतियां चेक करता है। और अगर सब कुछ सही लिखा है तो फिर आपका एग्जीक्यूशन होता है, कमांड का एग्जीक्यूशन होता है। और कमांड का जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तब वो एक्शन होता है जिस एक्शन के लिए आपने कमांड लिखी थी, ठीक है। तो एसक्यूएल इंजन
डाउनलोड तो नहीं करना पड़ेगा, नहीं। ये आरडीबीएमएस वेंडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हमने माई सिक्वल सर्वर अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करा, तो जो टिपिकल वाला ऑप्शन था ना, उस टिपिकल ऑप्शन के अंदर पहले से ही एसक्यूएल इंजन सेलेक्टेड है, वो मिलेगा ही मिलेगा हमारे लिए। तो जब भी हम कोई आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, वो एसक्यूएल इंजन अपने साथ ला रहा होगा, और वो हमारे लैपटॉप में उसी समय आ जाएगा जिस समय हमने उस वेंडर का आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा है। अलग से लाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। अब सर एक बार सही बना देते हैं, जैसे 2:30 PM बना दिया, ऐसे ही सर एक और बना देते हैं 3 PM नाम से, एक और बना देते हैं अमेजन नाम से। कुछ भी बना दो आप अपने ऊपर। तो इस तरह से मान लो मैंने यहाँ पर इतने सारे डेटाबेसेस अपने बना लिए। अब अभी हमें एसक्यूएल पे कुछ लिखते हुए 15-20 मिनट हुए हैं बस, है ना। मान के चलते हैं हमें ऐसा करते हुए 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 2 महीने हो गए। 2 महीने बाद हम जिस पॉइंट पर होंगे, हम शायद भूल गए होंगे कि हमने अब तक कितने डेटाबेस बना रखे हैं। अभी तो याद है, ताजा ताजा दिख रहा है इतने बना रखे हैं। कुछ दिन बाद भूल जाओगे किस नाम से बनाया था। जिसकी प्रैक्टिस कर रहे होगे वो याद रहेगा, और जिसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे होगे उसको भूल जाओ, उसका नाम ही भूल जाओगे क्या नाम था हमारा। तो एक कमांड होती है जो डेटाबेसेस आपने अब तक बनाए हैं उन सबको लिस्ट कर देती है। शो कमांड होती है, शो, उसके बाद डेटाबेसेस। शो डेटाबेसेस कमांड का यूज करके जितने डेटाबेस आपने बनाए हैं वो, प्लस जो प्री डिफाइंड डेटाबेसेस माई सिक्वल अपने लिए क्रिएट करता है, उनकी लिस्ट भी आ जाएगी। जैसे देखो, ये आपने बनाया, ये आपने बनाया, ये आपने बनाया, लेकिन नीचे के चार तो मैंने नहीं बनाए। तो ये प्री डिफाइंड डेटाबेसेस हैं जो माई सिक्वल खुद अपना मैनेज कर रहा है किसी इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए। तो हमें अपने वाले पर ध्यान रखना है। इस कमांड को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा, वो टाइम लिख कर आ रहा है। इंडस्ट्री लेवल पर कमांड आना पहला कंसर्न है। दूसरा कंसर्न ये है, उस कमांड का कम टाइम पर आउटपुट लाना, वो मेजर कंसर्न है। क्योंकि इंडस्ट्री लेवल पर डेटा बहुत ज्यादा होता है। अब आपने किसी चीज को ढूंढने के लिए कमांड तो लिख दी, एंटर करा, पता चला 10 सेकंड बाद रिजल्ट आ रहा है ना। गूगल, आप कुछ भी सर्च करो तो शायद इतने टाइम में रिजल्ट दिखा देता है सारे। सेम चैट जीपीटी, कुछ लिखो एंटर करो, इतना ही टाइम लगता है उनको रेस्पॉन्स लाने में। तो ये कंसर्न बना रहेगा। तो अभी हमारा मकसद टाइम वाला बिल्कुल नहीं है, वो अलग टीम होती है जो इस परफॉर्मेंस को मेजर करती है। अभी हमारा मकसद है कमांड्स को सीखना। ठीक है। तो आज हमने सिर्फ दो कमांड सीखी, एक डेटाबेस क्रिएट करने की, और जितने डेटाबेस क्रिएटेड हैं जो मैंने बनाए, प्लस जो हमने पहले से बने बनाए देखने हैं वो। डेटाबेस का नाम जब आप दे रहे होते हैं तो देयर में भी ए चांस कि कुछ करेक्टर को आप यूज नहीं कर सकते। जैसे डेटाबेस के नाम में स्पेस नहीं आ सकता। अब आप डेटाबेस बना रहे हो और मान लो उसके नाम में आपने ऐसे कर दिया 3 स्पेस PM, तो शायद ये एरर दे देगा, चलना नहीं चाहिए। देख लेते हैं एक बार, एरर आ गई। अंडरस्कोर लगा सकते हो। तो जहां भी कहीं कोई नाम आपको देना हो, तो वैसे तो अपनी मर्जी से दे सकते हो, लेकिन स्पेस नहीं दे सकते। कुछ करेक्टर भी अलाउड नहीं है कि आप कुछ भी लिख दो, डॉलर लगा दो, एट लगा दो। तो कुछ सिंबल अलाउड है, कुछ सिंबल अलाउड आपके नहीं होंगे। तो वो आप एक बार कर करके देख सकते हैं। जैसे अंडरस्कोर अलाउड है, अब मैंने यहाँ पर एट लगा दिया, तो डेटाबेस के नाम में अगर एट सिंबल आ रहा है तो अलाउड नहीं है। तो जनरल मोटा मोटा याद रखो, अल्फाबेट, डिजिट, अंडरस्कोर, ये तीन इस्तेमाल करो, गलती नहीं होगी। बाकी सिंबल होंगे नहीं होंगे चेक करना पड़ेगा। तो जब भी डेटाबेस का नाम रखना हो, अल्फाबेट यूज कर लो, अंडरस्कोर यूज कर लो, डिजिट यूज कर लो। ये तीनों का कॉम्बिनेशन यूज करके कोई भी नाम बनाना चाहो बना सकते हो। ठीक है। लाइक जिन्होंने पाइथन पढ़ी है, वेरिएबल का नाम जब हम बनाते हैं तो आप कुछ भी नहीं रख सकते ना। जैसे कीवर्ड नहीं रख सकते, तो सोच कर देखो, मैं अपना डेटाबेस
का नाम क्रिएट रखना चाहता हूं, तो सर क्रिएट कैसे रख लोगे? क्रिएट तो कमांड का नाम होता है। तो किसी भी कमांड के नाम को भी आप अपना डेटाबेस का नाम नहीं दे पाएंगे, शायद एरर आ जाएगी। ठीक है, तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना है, उसी तरह से जैसा हमने ध्यान रखा था किसी भी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल बनाते समय। ठीक है। डेटाबेस, डेटाबेस को जनरली जब रीनेम करने की बात आती है, तो ये फीचर माइस्क्वेल में पहले था, अब इसको हटा दिया गया है। अब इसका तरीका यह है कि आप क्या करें, एक नया डेटाबेस बनाएं, जो आप रीनेम करना चाह रहे थे उस नाम से नया डेटाबेस बनाएं, और पुराने वाले डेटाबेस का सारा डेटा इस नए वाले में कॉपी कर दें और पुराने वाले को ड्रॉप कर दें। पहले माई सीक्वल के अंदर डेटाबेस रीनेम करने का डायरेक्ट ऑप्शन आता था, अब इस वाले 8 वाले वर्जन से हटा दिया है, लेकिन अल्टरनेट दे रखा है कि आप नया बनाओ, पुराने वाले का डेटा नए में ले जाओ और पुराने वाले को ड्रॉप कर दो। तो अभी कैसे होगा सब करके देखेंगे। ठीक है। चलो, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है, अगर हम कमांड सीख रहे हैं तो हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। तो मैं नोट्स में जो लिखा करूंगा वो कोशिश करूंगा यहाँ पर एक जनरल सिंटैक्स लिखने की। जनरल सिंटैक्स क्या है उसको समझते हैं। क्रिएट, आपके पास इतना टाइम कहाँ से आ जाता है कि बीच में कुछ बोलना शुरू कर दे, तो मेरी समझ नहीं आता। थोड़े दिन बाद ना क्लास में आना बंद कर दोगे अगर ये आदत रही तो। एक सेकंड का भी पॉज आपने अगर ले लिया ना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो अगले दिन क्लास में आना बंद हो जाएगा आपका, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा फिर। अभी तो चलो ठीक है, लग रहा है हाँ थोड़ा आसान सा चल रहा है। हमारे पास जो टाइम है बड़ा लिमिटेड है, और आप इतना टाइम अगर निकाल पा रहे हो कि मैं कुछ बोल रहा हूँ उसके बीच में अपनी कहानी शुरू कर देते हो, और जो ये कर रहा है वो देख लेगा, चाहे कुछ दिन बाद आना बंद कर देगा कि यार अब तो समझ ही नहीं आ रहा। बहरहाल, क्रिएट डेटाबेस, देन उसके बाद अब आपको अपना डेटाबेस का नाम लिखना है। डेटाबेस नेम देन सेमीकोलन। अब देखो मैंने जो लिखा है वो जनरल कमांड लिखी है, इसमें क्रिएट एज इट इज लिखना है, डेटाबेस एज इट इज लिखना है। तो आप ऐसे मान सकते हो कि ये दोनों हमारे कीवर्ड्स हैं। वो कीवर्ड जो सबसे पहले लिखा जाता है उसको कीवर्ड के साथ साथ कमांड भी कहा जाता है। तो अब कोई बोले क्रिएट माई में कीवर्ड है कि कमांड है, तो आप बोलेंगे पहले वो कीवर्ड है, लेकिन हम उससे लिखना शुरू करते हैं, तो जिस कीवर्ड से हम कुछ भी लिखना शुरू करते हैं उस कीवर्ड को कमांड के नाम से भी जाना जाता है। बाकी डेटाबेस को कमांड नहीं कहते, डेटाबेस सिंपली एक कीवर्ड की तरह यूज होता है। कितने कीवर्ड हैं? आई गेस 100+ कीवर्ड हैं। जैसे अगर आपने कभी पाइथन पढ़ी है तो शायद 35 कीवर्ड्स थे उसमें, माई एसक्यूएल के अंदर 100+ कीवर्ड्स हैं, 100+। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये कीवर्ड है, एज इट इज लिखना है। अपर केस लोअर केस का मैटर नहीं करता। डेटाबेस का नेम ये कस्टम है, मतलब आप जो चाहें वो दे सकते हैं, है ना, योर चॉइस विद रूल्स। चॉइस आपकी है, बट रूल्स का ध्यान रखना है कि इसमें ऐड सिंबल नहीं आना चाहिए, इसमें कोई भी ऐसा नाम यूज नहीं हो जाए जो पहले से एक माई सीक्वल में कीवर्ड है। ठीक है, इसमें स्पेस यूज नहीं हो सकता। तो ये कुछ रूल्स हो गए जिनके अकॉर्डिंग आपको रखना है। मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताई। अगर आप अपने डेटाबेस का नाम अल्फाबेट अंडरस्कोर और डिजिट में रखते हैं तो चांसेस हैं कि वो सही हो जाएगा, उसके जैसा शायद ना निकले। ठीक है, तो ये आपका जनरल सिंटैक्स हो गया। अब इस सिंटैक्स का यूज करके
आप जितने चाहें उतने डेटाबेस अपने बना सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर, ये तो होगी जनरल बात। अब अगर एक एग्जाम्पल देना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। अब जैसे मान लो मैंने दिया था 2:30 PM, ठीक है। हाउ टू लिस्ट ऑल डेटाबेसेस। सारे डेटाबेसेस को अगर मुझे देखना हो जो अब तक मैंने बनाए हैं, तो उसकी कमांड होती है शो डेटाबेसेस। अब इसका जनरल और स्पेशल एक ही है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग से हमें लिखना पड़ेगा। ये जनरल हो गया, ये स्पेसिफिक हो गया। तो 99% कमांड्स होंगी वो जनरल के साथ मैं आपको लिखवाऊंगा, और फिर आपको उनको अपने वाले के अकॉर्डिंग कहाँ का चेंज करके इस्तेमाल करना है वो आपको करना होगा। ऐसी कमांड 1% ही होंगी जो एज इट इज लिखनी है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। शो डेटाबेसेस कमांड का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, सारे डेटाबेसेस देख सकते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स सिस्टम डिफाइंड डेटाबेसेस। तो इसमें आपके डेटाबेसेस के नाम तो आएंगे आएंगे, साथ में जो सिस्टम डिफाइंड डेटाबेसेस होते हैं उनके नाम भी हमारे आएंगे, जैसे सेस हो गया, इंफॉर्मेशन स्कीमा हो गया, या और भी दो तीन हो गए। चलिए फिलहाल आज इतना रखते हैं। कल जब आप सॉरी कल थर्सडे है, कल तो बैच ऑफ रहेगा। हमारा बैच का शेड्यूल एक बार बता देते हैं जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। थर्सडे बैच नहीं होगा, सैटरडे संडे बैच नहीं होगा। तो जब हम फ्राइडे को मिलेंगे सेम टाइम 2:30, तो कोशिश करें जिसके लैपटॉप में जो कमी रह गई है अपने एंड पर उसको सॉल्व करके आए, और ये दोनों काम करके आए, सो डैट जब हम फ्राइडे को आगे बढ़ेंगे तो सबके साथ आगे बढ़ पाएं।